आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं फटाफट अंदाज में टॉप न्यूज, यानी कि वो खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक रही सुर्खियों में। अपडेट दिन भर का। पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल बाद ऐसा हुआ कि कोई सरकार तीसरी बार वापस आई है। 6 दशक बाद हुई यह घटना असामान्य घटना है। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के 10 साल हुए हैं, 20 साल अभी भी बाकी हैं। वहीं उन्होंने पेपर लीक मामले पर कहा कि ये एक बड़ी समस्या है, दोषियों को सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मणिपुर के बारे में पीएम ने कहा कि वहां लगातार हिंसक घटनाएं कम हो रही हैं। जो भी तत्व मणिपुर की आग में घी डाल रहे हैं, कुछ समय बाद मणिपुर उन्हें रिजेक्ट कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद राज्यसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जवाब के दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री को झूठ बोलने, लोगों को गुमराह करने और सच्चाई से परे बातें करने की आदत, ऐसे आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान गलत बयानी की, जिसके कारण विपक्ष ने वॉकआउट किया। संसद में हिंदुओं को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान के बाद दिल्ली पुलिस को खुफिया विभाग से इनपुट मिला है कि हिंदू संगठनों से जुड़े लोग कांग्रेस नेता पर हमला कर सकते हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पर हमले का खतरा बताया गया है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राहुल गांधी के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी है और अतिरिक्त फोर्स तैनात की है। साथ ही इलाके में रहने वाले नेताओं पर भी नजर रखी जा रही है। वहीं खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर सीएम की कुर्सी संभाल सकते हैं। हेमंत सोरेन को मिली जमानत के बाद से ही झारखंड में राजनीतिक फेरबदल के संकेत मिल रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास पर आज हुई बैठक में चंपई सोरेन की जगह हेमंत सोरेन को लाने का फैसला लिया गया। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। आज केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी ने कोर्ट में पेश किया था। इससे पहले बीती 29 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई ने पेश किया था। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया। वहीं आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता को फिर झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, जहां से कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी। इसके बाद उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया था। मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था, जबकि के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया। नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने आज केंद्रीय कैबिनेट की अलग अलग समितियों के सदस्यों के नाम की घोषणा कर दी। गठबंधन के सहयोगी दल जेडीएस और जेडीयू के मंत्रियों को भी समितियों में जगह दी गई है। एनडीए के सहयोगी दलों जेडीएस और जेडीयू को के जो कोटे हैं उनसे बनाए गए मंत्रियों को भी इसमें तरजीह दी गई है। इसमें समिति में सदस्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर के अलावा एचडी कुमारस्वामी और राजीव रंजन सिंह भी शामिल हैं। दिल्ली महिला आयोग की सदस्य फिरदौस खान और किरण नेगी ने आरोप लगाया कि नवंबर 2023 से डीसीडब्ल्यू की 700 से ज़्यादा महिला सदस्यों को वेतन नहीं मिला है। उनका आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग के चीफ पद से इस्तीफे के बाद स्वाति मालीवाल दिल्ली सरकार के खिलाफ आयोग को खत्म करने के झूठे दावे कर रही है। बता दें कि मालीवाल ने मंगलवार को अपने प्रमुख पद से इस्तीफे के बाद दिल्ली सरकार पर डीसीडब्ल्यू को सुनियोजित तरीके से खत्म करने का आरोप लगाया। सर्विस सेक्टर के लिए जून का महीना शानदार रहा है। नए ऑर्डर्स में बढ़त और विदेशी मार्केट में होने वाली बिक्री में आई तेजी के कारण भारत की सर्विस सेक्टर की गतिविधि जून में 60.5 के स्तर पर पहुंच गई है। यह पिछले महीने के 60.2 पर रही थी।
आपको बता दें कि HSBC इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटीज इंडेक्स 2024 की शुरुआत से ही लगातार 60 अंक से ऊपर बना हुआ है। सर्विसेज PMI की 50 से ऊपर की रीडिंग गतिविधि में विस्तार का संकेत देती है, जबकि 50 से नीचे की रीडिंग सर्विस सेक्टर में गतिविधि में संकुचन का, कॉन्ट्रैक्शन का संकेत देती है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रख चुकी है। एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हथियारों, रक्षा उपकरणों की नई लिस्ट बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि करीब 100 से ज्यादा और हथियार इस लिस्ट में शामिल होंगे। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस, MK1 शामिल है। इसके साथ ही निजी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी इस योजना में शामिल की जाएंगी। पावर कंपनियों को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ा आदेश दिया गया है। रॉयटर्स के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को इस साल 2.76 लाख करोड़ के उपकरण खरीदने का आदेश दिया है। अब सरकार के इस आदेश के बाद कोयला पावर प्लांट लगाने के लिए कंपनियां बड़ी मात्रा में उपकरण खरीदेंगी। इस आदेश के पीछे की वजह दरअसल सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से जुड़ा हुआ है, जहां केंद्र सरकार ने अगले 5 से 6 साल में 31 गीगावाट के कोल बेस्ड प्लांट्स बनाने का लक्ष्य रखा है, जिससे केंद्र सरकार कोयले से पावर उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहती है। देश में रियल एस्टेट के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जहां 2024 की दूसरी तिमाही में $2.5 बिलियन का निवेश हुआ है। इसी के साथ ये इस सेक्टर में 3 साल का सबसे उच्चतम निवेश है, जहां पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में निवेश में 154% में इजाफा हुआ है। वहीं रियल एस्टेट के निवेश में आई इस तेजी में बड़ी हिस्सेदारी औद्योगिक वेयर हाउसिंग सेक्टर की रही। इसके अलावा अगर शहरों की बात करें तो रियल एस्टेट में कुल निवेश में 23% हिस्सेदारी NCR और बेंगलुरु की रही, जहां बेंगलुरु में 56% निवेश आवासीय संपत्ति में हुआ। वहीं NCR में ऑफिस सेगमेंट में निवेश मजबूत रहा। भारत का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू बंद हो गया है। ये जानकारी खुद कंपनी के को-फाउंडर मयंक बिदावतकर ने दी है। आपको बता दें कि उन्होंने अपने लिंक्डइन हैंडल पर लिखा कि छोटी पीली चिड़िया कह रही है कि ये फाइनल गुड बाय है। आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को टक्कर देने के लिए अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक ने भारत के लिए कू को बनाया था। मयंक ने अपनी पोस्ट में बताया कि कंपनी की तरफ से पार्टनरशिप को लेकर की जा रही बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी और इसे बंद करना पड़ा। कंपनी ने कई बड़ी कंपनियों और मीडिया हाउसेस के साथ पार्टनरशिप को लेकर बातचीत की, लेकिन उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं मिल पाया।